Each muscle is made of many long cylindrical fibers arranged in a parallel array, and these fibers are composed of numerous fine fibers. They are called myofibrils या इसको म्योफाइब्रिल्स भी बोलते हैं। तो जितने भी आपके टिश्यूज होते हैं, मसल्स जो होते हैं, वो काफी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलकर के बने होते हैं, और सब एक दूसरे के पैरेलल में अरेंजमेंट किया हुआ होता है उनका। जितने भी ये सिलेंड्रिकल टिश्यूज या सेल्स हैं, वो एक दूसरे से पैरेलल अरेंज किए होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स। अब ये एक एक को भी देखोगे तो छोटे 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 फाइब्रिल से मिलकर के बने होते हैं, एंड इनको हम लोग म्योफाइब्रिल्स बोलते हैं। आगे में स्ट्रक्चर में बताया हुआ है, द मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, छोट मतलब सिकुड़ते हैं, शॉर्ट होना, on in response to the stimuli, then relax, lengthening यानी अपने लेंथ को फिर इंक्रीज भी करते हैं या नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। अगर आप अपने हाथ का स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा, हाथ का अपना स्ट्रक्चर देखिएगा, तो बाइसेप्स मसल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको लिखते हैं बाइसेप्स, इसको लिखते हैं ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स मसल लंबे इलोंगेट करते हैं और बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हाथ फोल्ड होता है। यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है। और Yes, बाइसेप्स, sir. हाँ, बाइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अपने नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, और ट्राइसेप्स मसल फिर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हाथ जो होता है वो वापस से स्ट्रेच कर जाता है। अब आप अपने हाथ को दो पार्ट से देखिएगा, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स समझ में आया है दोनों को? Yes, sir. एक सेकंड बता रहा हूं मैं। देखो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बाइसेप्स। ठीक है, जो यहाँ पे हाथ के इस साइड वाला होता है, इसको हम लोग बाइसेप्स बोलते हैं, और हाथ का जो पीछे वाला होता है, यहाँ पे एक शेप जैसा दिख रहा होगा, इसको हम लोग ट्राइसेप्स बोलते हैं। ठीक है। अगर आप हाथ को फोल्ड करते हो, अगर आप अपने हाथ को फोल्ड करते हो, तो ये देखो कि बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो यस है सर। वो लंबा हो जाता है। अब यहाँ पे हाथ लगा के देखो, तो जैसे ही तुम हाथ को सीधा करोगे, तो ये देखोगे कि यहाँ पे अब ये टाइट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये अब नॉर्मल पोजीशन पे आ चुका होगा। तो बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के चलते क्या होते हैं, जो आपका मूवमेंट होता है बॉडी का, वो कंटिन्यू करता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। नाउ, Yes, sir. ठीक है, इन जनरल द मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल्स आर द थ्री टाइप्स, दैट इज स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। तो मसल्स भी जो होते हैं वो सारे बॉडी के सारे मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, और जितने भी मसल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। नाम से ही पता चलता है, स्केलेटल मसल वो मसल है जो हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, और आपके स्केलेटल सिस्टम को आगे पीछे या मूव करने में हेल्प करते हैं। कार्डियक मसल वो मसल होते हैं जो जिनसे हार्ट वगैरह का सिंथेसिस होता है, और इसके अलावा पूरे बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, वो सारे के सारे हम लोग स्मूथ मसल्स बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी? नो सर। No, sir. ओके। नाउ स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, द टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स। इन अ टिपिकल मसल्स such as the biceps, stripped skeletal muscle fiber are bundled together in a parallel fashion that has been given in the figure 7.7a। तो हाथ के जितने भी मसल्स, स्केलेटल मसल्स के बारे में बताया गया कि ये सारे के सारे मसल्स जो होते हैं, एक सेकेंड, ये सारे के सारे मसल्स जो होते हैं, ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं आपके स्केलेटन बोन से, यानी आपका जो अस्थि कंकाल या जो बोन्स होते हैं, उससे ये मसल्स जुड़े हुए होते हैं। और इन मसल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये सारे मसल्स, जैसे बाइसेप्स मैंने बताया था ना, जहां पे आप बॉडी दिखाते हो अपना, उस बाइसेप्स की अगर आप बात करें, तो जो बाइसेप्स का मसल्स है, दे आर स्ट्रेटेड, स्ट्रिप्ड लाइक का, जैसे बहुत सारे रस्सी को अगर आप एक के साथ रखते चले जाओ, एक रस्सी को ऐसे रखो, दूसरे को भी रखो, तीसरे को भी रखो, चौथे को भी रखो, तो आपका जो स्केलेटल मसल है, वो बहुत हद तक, जो बाइसेप्स का, वो बहुत हद तक देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा होता है। दे आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, जो अगला जो डायग्राम है 7.7a उसमें दिया हुआ है। A sheath of a tough connective tissues
encloses the several bundles of the muscle fiber, and you will learn more about in the chapter 20 जो ह्यूमन आपका फिजियोलॉजी है उसमें इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल से दिया गया हुआ है कि आखिर ये मसल्स या मूवमेंट वगैरह ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं कि आदमी के शरीर में पाया क्या जाता है, ये मसल काम कैसे करता है, ये फिजियोलॉजी में पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि आपका अगर मूवमेंट करना है तो ये मसल किस तरीके से काम करते हैं। वहां पे आपका पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, एक्टिन, म्योसिन, इन सब चीजों के फंक्शन के बारे में डिटेल से आपके इन चैप्टर में पढ़ना है। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई नो सर। तो नो सर। ये जितने भी मसल्स हैं जो फाइबर टाइप से हैं, दे आर अगेन कनेक्टेड विद द कनेक्टिव टिश्यूज। दे आर सेवरल बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर। तो कनेक्टिव टिश्यू इन सारे मसल फाइबर को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है और इसलिए उसका नाम कनेक्टिव टिश्यू रखा भी गया हुआ है। इज इट और नॉट? यस सर। यहाँ पे एक लाइन है फोर्थ लास्ट में स्ट्राइप्ड से जो ब्रैकेट है ना, फोर्थ, हाँ वहीं पे, स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। वो पैरेलल फैशन वही बताया ना कि जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं ये एक मसल होगा। देखो इसके Yes, अगले sir. वाले डायग्राम में जाओगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट मी हैव द नेक्स्ट डायग्राम सो दैट वी कैन हैव एन एक्सेस टू, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पैरेलल फैशन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. ये ज्यादा अच्छे से पैरेलल फैशन को समझने में ये और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आए। Yes, क्लियर yes. है? Yes, sir. Yes, निशा sir. निशा Yes, sir. ओके, नाउ द स्मूथ मसल्स फाइबर। अब आते हैं, हम लोग किसका पढ़े थे अभी? हम लोग पढ़े स्केलेटल मसल के बारे में। अब आ जाते हैं कि स्मूथ मसल कैसा होता है। ये स्केलेटल मसल है जो बोन से जुड़ा हुआ है। स्मूथ मसल कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? जैसे गाल में है, स्टमक पे है कि नहीं, जो बोन से Yes, थोड़े sir. दूरी पे है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. द स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट द बोथ एंड्स। टेपर एट द बोथ एंड्स करने का मतलब एंड टू एंड में लगभग वो जुड़े हुए होते हैं, फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रेटन्स, यानी कि जितना सीधा आपके स्केलेटन मसल दिख रहे होते हैं, जो आपके स्मूथ मसल होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉर्म में आपको दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। The cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheet। तो जितने भी आपके आपके जितने भी जंक्शंस हैं, यानी जो आपके मसल एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं जंक्शंस पे, जंक्शंस को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देयर इज वन जंक्शन, देयर इज अनदर जंक्शन, देयर इज अनदर जंक्शन। तो ये सारे जंक्शंस हैं जिसके चलते वो जितने भी बंडल हैं, द जंक्शन जो है वो एक दूसरे को बांध करके रखते हैं और लास्ट में ये जो बंडल होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से अगेन जुड़े हुए होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का एक और फंक्शन है जो आगे कहीं पे अगर डिस्कस किया जाएगा तो बताएंगे। इन मसल को सिकुड़ना है या फैलना है, ये तो सिग्नल प्रोड्यूस होने पे पता चलेगा। यस और नो? जैसे कि आप हाथ फोल्ड करके बैठे हुए हो और आपके सामने किसी टेबल पे पेन रखा हुआ है, तो आपके हाथ को स्ट्रेच करके उस पेन तक जाना है ताकि, या फिर आप Yes, खाना sir. खाने बैठे हो तो स्पून से खाना को उठा के मुंह पे लेके जाना है। यस और नो? Yes, sir. Yes. इस फंक्शनैलिटी में कि स्पून जो है, इस फंक्शनैलिटी में कि स्पून जो है वो आपके टेबल से देखो यहाँ, इस फंक्शनैलिटी में कि स्पून जो है वो टेबल से खाना को उठाए और आपके मुंह पे लेके आए, तब तक जो आपके जितने भी मसल्स होते हैं इन सब में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा होगा। यस और नो? Yes, sir. तो ये कहीं ना कहीं का सिग्नल जनरेट हुआ है जो इन मसल्स को कमांड कर रहा है कि अब ये सिकुड़ोगे, इस मसल को सिकोड़ोगे और इस मसल को फैलाओगे तो हाथ फोल्ड होगा और खाना मुंह पर आएगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. और यही सिग्नल भेजने का, न्यूरोनल सिग्नल के साथ में कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो आपके स्मूथ मसल्स को सिग्नल भेजने का काम करते हैं कि कब किस मसल को सिकुड़ना है और कब किस मसल को फैलना है, ताकि जो आप फंक्शनैलिटी है आप उसको परफॉर्म कर पाओ। यस और नो? Yes, sir. Sir. Now, the wall of the internal organ, the wall of the internal organs, such as the blood vessels, stomach, intestine, contain this type of muscle tissues। यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जिन जिन organs का नाम बताया जा रहा है, they are not associated with the bones। Yes or no?
ये सारे के सारे बोन से जुड़े हुए नहीं है। तो ये कौन कौन Yes, से sir. मसल्स हैं? जो ब्लड वेसल्स हो गए, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, इंटेस्टाइन हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? मसल टिश्यूज वगैरह से मिलकर के बने हुए होते हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री कहने का क्या मतलब है? इनवॉलेंट्री कहने का मतलब जिनका खुद के कंट्रोल में जो नॉर्मली आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। So they cannot कार्डियक directly be मसल्स controlled. They cannot directly be controlled. Their functions cannot directly be controlled. We usually are not able to make the contract merely by thinking about it, as we can do it by the skeleton muscles. तो जितना skeleton muscles को हम लोग अपनी मर्जी से हिला सकते हैं या अपने पोजीशन से आगे पीछे कर सकते हैं, जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं, नॉर्मली हम उसको अपने पोजीशन से शेक भी नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं, स्केलेटल मसल्स आपके मोस्ट वॉलेंट्री मसल्स हैं, जिसको आप अपनी इच्छा से सिकुड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, ताकि आप अपने लिम्ब को कंट्रोल कर सकें। इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो लिटरली आपके कंट्रोल में बिल्कुल ही नहीं होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. So फिर आ जाते हैं लास्ट में, दैट इज कार्डियक मसल टिश्यूज। दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। तो ये कार्डियक के नाम से ही पता चल रहा है कि ये टिश्यू ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जा रहे होते हैं। एक सेकंड बच्चे जरा। सो बेसिकली द कार्डियक मसल टिश्यूज दे आर फाउंड इन द हार्ट ओनली। तो कार्डियक से ही नाम पता चल जाता है कि हार्ट में पाया जाता है। अच्छा, एक ये इनवॉलेंट्री होंगे या वॉलेंट्री होंगे? क्या कैन यू कंट्रोल योर हार्ट बीट और कैन यू कैनॉट कंट्रोल योर हार्ट बीट? Involuntary. इनवॉलेंट्री होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। The cell junctions fuse to the plasma membrane of the cardiac muscles and make them stick together. ये आ जाते हैं cardiac muscles का एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। Now cardiac muscles में क्या होते हैं? अब यहाँ पे देखो कि इसका फ्यूजन किस टाइप का है, ठीक है, और इसका फ्यूजन देखो किस टाइप का है। यानी जंक्शंस जितना ज्यादा फ्यूज्ड होंगे, जंक्शंस जितने ज्यादा फ्यूज होंगे, उनका कंट्रोल उतना ही खराब होते चला जाता है। जंक्शंस जितने कम फ्यूज्ड होंगे, उनका फंक्शन या उनका कंट्रोल उतना ही अच्छा होता है। यस और नो? यस सर यस और नो निशा? Yes, sir. यहाँ देखो कि सेल्स अटैच्ड तो है लेकिन फ्यूज नहीं है। यहाँ सेल अटैच्ड भी हैं बाय द फ्यूजन। यस और नो? इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों बच्चे? यस सर यहाँ का और यहाँ का अंतर समझ में आ रहा है? देखो ये अटैच्ड है लेकिन फ्यूज्ड नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं और यहाँ पे अटैच्ड भी है और फ्यूज्ड भी है। तो अटैचमेंट और फ्यूजन होने से इनका जो कंट्रोल होता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। जबकि अटैचमेंट है लेकिन फ्यूजन नहीं है, जिसको हम बहुत हद तक अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगा? Yes, यस sir. सर So now the communication junction interacted this at some of the fusion points allow the cell to contract as a unit, and when one reverses the signal to contract, its neighborings are also stimulated by the contract. यानी कि इनके फ्यूजन करने का मतलब क्या है कि अगर कोई मसल्स को यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है तो वो इसका भी कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा और इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। अगर आप हार्ट का फंक्शन समझ रहे थे, एक्शन पोटेंशियल हार्ट का समझ रहे थे, तो साइस्टोल और डायस्टोल वाला समझ में आएगा? यस सर Yes, sir. यस ठीक सर है, तो सेम चीज यहाँ पे बताया गया है कि कम्युनिकेशन जंक्शन, तो ये एक कम्युनिकेशन जंक्शन की तरह बिहेव कर रहा होता है। देख सकते हैं आप एक ऐसा जंक्शन है जिसके थ्रू कम्युनिकेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। पूरा का पूरा सेल जो है एक यूनिट के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करे। जब कभी भी कोई सेल को सिग्नल मिले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसका नेबरिंग सेल्स भी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं। जबकि यहाँ कोई जरूरी नहीं है, इस सेल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए बोला गया है तो यहाँ का भी सेल कॉन्ट्रैक्ट हो, ये कोई जरूरी नहीं है।
जबकि यहाँ पे है कि अगर एक सिग्नल मिल गया है तो सारे के सारे सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं. दैट वाज एग्जैक्टली हैपनिंग ड्यूरिंग द साइस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द हार्ट. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. ये लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, दैट इज न्यूरोनल सेल्स जो है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और बहुत छोटा सा एक बचा हुआ है. तो न्यूरोनल टिश्यूज एक्सर्ट, इसमें समझने का सिर्फ फिजियोलॉजी समझना, एनाटॉमी समझना, क्योंकि इसका फंक्शनैलिटी आगे के चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए चिंता नहीं करना कि सर इसमें बहुत कम क्या किया हुआ है. So the neuronal tissue exert a greatest control over the body's responsiveness to changing condition. यानी हमारा बॉडी अपने आसपास का कंडीशन में जो भी चेंज आ रहा होता है उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्स करता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूरोनल टिश्यू ही अवेलेबल होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सपोज कर लो ठंड का दिन आ रहा है, हाथ सेकते हो सब लोग, लेकिन एक समय के बाद में थोड़ा ज्यादा जब गर्म होने लगता है तो क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे खींचते हो. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगा, ये मेन फंक्शन आपके न्यूरॉन्स का होता है. सो द न्यूरॉन, द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स. एक्साइटेबल सेल्स कहने का क्या मतलब होता है कि आप इसको एक्साइट कर सकते हैं. पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन. एक्साइटमेंट कब होता है आपको? व्हेन यू आर वेरी हैप्पी. यस और नो? Yes, sir. और एक्साइटमेंट कब होता है, निगेटिव एक्साइटमेंट कब होता है, व्हेन यू आर वेरी सैड. यस और नो? Yes, sir. ठीक उसी तरह से जो आपके न्यूरोनल सेल्स होते हैं, जो न्यूरोनल सेल्स होते हैं उसमें भी एक्साइटमेंट होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ये जो आपका पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है, इसके चलते कोई भी सिग्नल किसी एक एंड से दूसरे एंड की ओर ट्रैवल करता है. हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम लोगों को क्या जानना है कि इस सेल को एक्साइट किया जा सकता है by changing the ionic concentration inside और outside the cell. यानी कि पॉजिटिव आयन सेल के अंदर कितना है और सेल के बाहर कितना है, इसके हिसाब से हम इसको पोलराइज और डिपोलराइज या एक्साइट या नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं. The neurological cells which constitute the rest of the neural system protect and support the neurons. तो न्यूरोलॉजिकल सेल्स में कई तरह के सेल्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर आपका बंडल ऑफ सीथ देखिए, बहुत सारे ऐसे ये हैं. न्यूग्लिया मेक्स न्यूरोग्लिया, नॉट न्यूग्लिया, न्यूरोग्लिया मेक्स अप मोर देन 1/2 of the volume of the neural tissues in our body. तो एक आपका Body. न्यूरोग्लिया करके भी एक सेल है जो आपके पूरे बॉडी का आधा से ज्यादा जो न्यूरोनल सेल्स होते हैं वो सिर्फ न्यूरोग्लिया से ही बना हुआ है. न्यूरोग्लिया को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन को हेल्प करने का काम करता है. बाय सिंपली उसको क्या कहते हैं, अरे इलेक्ट्रिसिटी में एक वर्ड यूज किया जाता है, मैं उसको मिस कर रहा हूँ. चलो ठीक है, आगे Charge. में आएगा. हाँ, Charge. चार्ज नहीं, इंसुलेशन. यस, इंसुलेशन इज द Insulation. वर्ड. कि इंसुलेट करके किस तरीके से आपके चार्ज को फ्रीली मूव करने से बचाता है, और वो सिर्फ एक एंड पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा और न्यूरोनल के दूसरे एंड पे वो बाहर आ रहे होते हैं. दिस इज हाउ इट गेट्स ट्रांसमिटेड, जो हम लोगों को आगे पढ़ना है. When neuron is suitably stimulated, यानी जितना स्टिमुलेशन की जरूरत है अगर उतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन न्यूरॉन पे आ गया हुआ है, an electrical disturbance is generated. इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस कहने का मतलब, मान लो 10 पॉजिटिव अंदर था और 10 पॉजिटिव बाहर था. इसमें समझने में कोई दिक्कत है? सेल के अंदर 10, सेल के बाहर 10. अब इसमें से कुछ पॉजिटिव आयंस बाहर चले गए तो अब बाहर में 15 पॉजिटिव हो गया और अंदर में 5 पॉजिटिव रह जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इससे क्या होगा, 5 पॉजिटिव अंदर आने पे हम लोग इसको पार्शियली निगेटिव कह सकते हैं. यस और नो? Yes, sir. और बाहर में Yes, sir. 15 यानी ज्यादा पॉजिटिव होने के चलते उसको डेल्टा पॉजिटिव लिख सकते हैं. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डीस्टेबलाइजेशन. Yes, sir. यानी 10-10 था तो स्टेबलाइज था, 5 और 10 हो गया, 5 और 15 हो गया तो डीस्टेबलाइज हो गया. हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. और इसके चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड
which swiftly travels along the plasma membrane. अब ये जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फॉलो करना शुरू करता है, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्ट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है. अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द न्यूरोनल एंड or output zone triggers the event that may cause the stimulation of in or inhibiting of adjacent neurons and other cells. फिर से अगेन ये सारा का सारा चीज चैप्टर नंबर 21 में आपको डिटेल में पढ़ना है. मोटा मोटी अभी क्या पढ़ना है कि 3 तरह के टिश्यूज में आपके आ जाते हैं स्केलेटल, स्मूथ और न्यूरोनल. स्केलेटल जो बोन से अटैच होता है और वॉलेंट थर्ड नंबर कार्डियक, सॉरी कार्डियक का है. कार्डियक और न्यूरोनल लगभग एक ही फंक्शनैलिटी का होता है. ठीक है. न्यूरोनल को भी चलो ठीक है, उसको जोड़ो. है दोनों नॉन वॉलेंटरी ही, आपका इसका काम नहीं है इसमें, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है. स्मूथ मसल्स का स्केलेटल मसल्स क्या है? दे आर अटैच्ड टू द बोन्स, वॉलेंटरी है, आप इसको कनेक्ट कर सकते, ये कंट्रोल कर सकते हैं. ऑल द टिश्यूज और द सेल्स आर पैरेलली अरेंज्ड, और सिर्फ एक जंक्शंस उसमें होते हैं, फ्यूजन नहीं हुआ होता है. जबकि स्मूथ सेल्स में क्या होते हैं, जंक्शंस ज्यादा होते हैं और पैरेलल अरेंजमेंट नहीं हो रहा होता है. जबकि कार्डियक सेल्स जो सिर्फ हार्ट को बनाने में हेल्प करते हैं, न्यूरोनल सेल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन को कैरी करने का सिर्फ काम कर रहे होते हैं बाय एक्साइटमेंट. यस और नो? अब चैप्टर नंबर 20 और 21 में इन सारे को डिटेल में पढ़ना है, तो हम लोग अभी उसके डिटेल में नहीं जाएं, या फिर ऐसा बोलो कि चैप्टर नंबर 20 और 21 को ही स्टार्ट करते हैं पहले. यस सर, किसी स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 20 पहले पढ़ाते हैं, चैप्टर नंबर 20-21 ही करते हैं, तो कंटिन्यूएशन में हम लोग को समझ में आ जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है? नो सर.